हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के प्राइवेट कंपार्टमेंट पत्रचार और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों जो 14 सितंबर को इतिहास का पेपर था, उस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा के लोगों द्वारा कृषि के लिए प्रयुक्त सिंचाई के किसी एक स्रोत का उल्लेख कीजिए। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उनका जो मुख्य आर्थिक जीवन था वो आधार क्या था, कृषि ही था। और लोथल एवं रंगपुर से हमें चावल के भी प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा से जीते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये सब जो क्या है प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि में काफ़ी दक्ष थे। अगर कृषि के स्रोत की बात करें दोस्तों, तो सिंचाई के स्रोत की बात करें तो नदियों से नहर के द्वारा भी, जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता लोग क्या करते थे, नदियों से नहर के द्वारा सिंचाई करते थे। और साथ साथ वो दोस्तों खेतों में कुओं का निर्माण करते। कहाँ करते थे? खेतों के अंदर कुओं का निर्माण करके भी सिंचाई किया करते, सिंचाई कार्य किया करते थे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसने धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्यों को नियुक्त किया था। दोस्तों आप सभी को बताया कि धम्म महामात्यों की नियुक्ति किसने की थी? अशोक द्वारा। और अशोक का ने एक नए धर्म की स्थापना भी की जिसे धम्म के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के बीच अंतर स्पष्ट, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अंतर्विवाह मतलब क्या होता है? वह विवाह जो अपने कुल के अंदर ही विवाह संपन्न किया जाता है उसे अंतर्विवाह के नाम से जानते हैं। बहिर्विवाह कुल के बाहर विवाह करने वालों को क्या कहते हैं दोस्तों? बहिर्विवाह के नाम से जाना जाता था। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित शासकों में से किसने सोने के भव्य सिक्के जारी किए? तो प्राचीन भारत में वो शासक जिसने सोने के भव्य सिक्के जारी किए, शासकों में अगर बात करें कुषाण का जो दोस्तों राजा था वो था कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के द्वारा जो है सोने के भव्य सिक्के जारी किए गए थे। डी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान और निम्नलिखित कथनों को सही करके अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरी लिखिए। तो महायान और हीनयान जैन धर्म के संप्रदाय हैं, ये गलत है दोस्तों। तो महायान और हीनयान जो हैं वो बौद्ध धर्म के संप्रदाय, किसके हैं दोस्तों? बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। ठीक है, और महायान और ये बौद्ध धर्म, जबकि जो है श्वेतांबर और दिगंबर किसके हैं? जैन धर्म के हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप सभी की इसी आधार पर और इसी जोश और खरोश के साथ आपको मदद कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और ऐतिहासिक स्थल का नाम बताइए। तो दोस्तों नीचे जो चित्र है वो क्या है दोस्तों? ये है चित्र आपका सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में जो है यहाँ पर है ये सांची का स्तूप। और दोस्तों ये विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है सांची। ठीक है, सांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों में से किसका उपयोग संभवतः विजयनगर में राजा उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था? तो दोस्तों जिस मंदिर का प्रयोग विजयनगर में राजा उसके परिवार द्वारा ही किया जाता है वह है एक यानी कमल मंदिर का प्रयोग जो है विजयनगर के साम्राज्य के शासक राजा और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, सगुण और निर्गुण भक्ति परंपराओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा में अंतर स्पष्ट कीजिए मतलब क्या है? तो सगुण भक्ति के परंपरा के वो लोग थे जो ईश्वर की मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे और निर्गुण जो निराकार ईश्वर की उपासना करते थे वो थे। चलिए अगला प्रश्न है, शांति और स्थायित्व के स्रोत के रूप में सम्राट अकबर विभिन्न धर्मों के बीच मध्यस्थता बनाए रखता था। बी, कारण क्या है? अकबर ने सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्त की स्वतंत्रता प्रदान की थी बशर्ते वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाए। तो दोनों विकल्प सही, यानी दृष्टिगत जो दृढ़ कथन थे कि ए और कारण आर दोनों सही तथा कारण आर और दृढ़ जो है वे सही व्याख्या कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से कौन सा जोड़ा जो सही नहीं है इसमें हमें देखना है। दोस्तों पहला है हुमायूंनामा, अकबरनामा, बादशाहनामा, बाबरनामा। तो दोस्तों अगर हम बात करें हुमायूंनामा की दोस्तों, तो हुमायूंनामा का जो मिलान वो गलत है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। किसने की दोस्तों? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। अकबरनामा की बात करें तो दोस्तों अकबरनामा की रचना अबुल फजल द्वारा ही किया गया, तो यानी बी इसका जो सही उत्तर है। बादशाहनामा की अगर हम बात करें तो बादशाहनामा दोस्तों जो है अब्दुल हमीद लाहौरी, जी हाँ अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा के रचयिता हैं। बाबरनामा दोस्तों बाबर की ही एक आत्मकथा है जिसको बाबर द्वारा ही लिखी गई थी। इसे तुजु के बाबरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो इसका जो सही विकल्प हुआ है 20 का सही जोड़ा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12,
प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया दोस्तों? प्रश्न नंबर 12 पूछा कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति की अगर हम बात करें, जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी थी, कौन थी? तो जहांगीर की राजनीतिक रूप से जो प्रभावशाली रानी थी दोस्तों, उसका नाम क्या है? नूरजहां। क्या थी दोस्तों? नूरजहां। ये जहांगीर की राजनीतिक रूप से काफ़ी प्रभावशाली रानी थी, जिन्हें मेहरुन्निसा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सूर्यास्त कानून क्या था? तो दोस्तों सूर्यास्त कानून की अगर हम बात करें तो 1793 में बंगाल में कानून लागू किया गया था, और इसके तहत जो भी किसान किसी ऐसे ब्रिटिश सरकार से अगर ऋण लेता तो उसे निश्चित तिथि के सूर्यास्त से पहले ऋण राशि को जमा करना पड़ता था, न था उसकी जमीन को जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। ये था सूर्यास्त कानून। अगला प्रश्न दोस्तों है नेक्स्ट 14 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने पुराने पत्रों का पुलिंदा प्रकाशित किया? तो दोस्तों जिस नेता ने पुराने पत्रों का पुलिंदा प्रकाशित किया वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित भाषाओं में से किसको भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए गांधी द्वारा सुझाव दिया गया? तो वह है दोस्तों हिंदुस्तानी। सी इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 18वीं शताब्दी के दौरान पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों का चयन कीजिए। ए, वे राजमहल पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहते थे। पहाड़ी लोग जो क्या रहते थे? राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहते थे। बी, वे शिकारी, खाद्य बटोरने वाले और झूम खेती करने वाले थे। ये भी सही है। सी, वे सरल लोग थे और मैदानों में रहने वाले लोगों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो दोस्तों ये कथन जो है गलत है। और डी, ये लोग अपने खाने के लिए दालें और ज्वार बाजरा उगाया करते थे। तो ये सही, यानी इसका जो सही विकल्प है दोस्तों, सही विकल्प क्या होगा? ए, बी और डी, यानी सी इसका सही उत्तर है। सी इसका सही उत्तर है। जो जो दोस्तों जो राजमहल की पहाड़ियों पर लोग रहते थे वो सरल नहीं थे, उनका हमेशा से ही झगड़ा होता था मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों से। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर क्या है? ए, बी और डी। नेक्स्ट स्रोत आधारित प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 क्या है? अब प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, पहला, धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर के सिंहासन पर क्यों आसीन किया गया? तो दोस्तों धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर के सिंहासन पर क्यों जो है सिंहासन पर क्यों आसीन किया गया? तो वो क्या था दोस्तों? इसका सही विकल्प हुआ है डी, यानी पांडु की मृत्यु के बाद सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। इसका सही विकल्प है डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हस्तिनापुर के नागरिक किसे राजा बनाना चाहते थे? तो हस्तिनापुर के जो नागरिक थे दोस्तों वो उन्होंने पांडवों को राजा बनाने पर अपनी प्राथमिकता व्यक्त की थी। इसका सही विकल्प सी है। अगला है दोस्तों, दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या क्यों थी? तो दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या क्यों थी दोस्तों? क्योंकि पांडव कौरव के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे, इसलिए ईर्ष्या थी। ए इसका जो सही विकल्प है। अगला है दोस्तों, पितृवांशिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पितृवांशिकता के जो संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं हुआ है दोस्तों? डी, यानी शासक जो है परिवारों के लिए एक नई प्रथा थी, नहीं है, ऐसी नहीं थे, शासक पुरानी प्रथा थी। तो इसका जो सही विकल्प है डी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो तो इसमें हालांकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं मिले थे, बट फिर भी अगर इसमें कैनल मैकेंजी के बारे में पूछा गया होगा कि मैकेंजी संबंधित, तो ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने मुझे भेजा था, इस 18 को पूरा क्वेश्चन नहीं भेजा था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसका मैं सोल्यूशन नहीं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो दोस्तों 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में पौराणिक हिंदू धर्म के उदय का वर्णन कीजिए। दोस्तों प्राचीन काल में पौराणिक हिंदू धर्म के उदय का वर्णन काफ़ी अगर बात करें, पौराणिक हिंदू की जो स्थापना होती है वो वैदिक परंपरा के माध्यम से की जाती है। वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद की जो रचना की गई उसमें पौराणिक हिंदू परंपरा की शुरुआत की गई थी। इसमें वैदिक सभ्यता के माध्यम से इसको आपको पूरा लिख देना था। ठीक है, इसमें आपको पूरे नंबर आराम से मिल जाता है, ढंग से आपने लिखा होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन था। अगर इस आत्मा में क्या क्वेश्चन पूछा है? बुद्ध की शिक्षाओं को वर्णन कीजिए। जी हाँ, बुद्ध की शिक्षाओं को वर्णन कीजिए। काफ़ी बहुत इजी क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप आप सबने इसको सही से अटैम्प्ट किया होगा। अगर तो बुद्ध की शिक्षाओं को वर्णन में जो क्वेश्चन था वो सीधा सिंपल तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसमें आपको क्या करना था? इसमें बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य थे, जहाँ जो बुद्ध के 4 आर्य सत्य उसका वर्णन करना था। इसके साथ साथ दोस्तों बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं, जैसे सम्यक विचार, सम्यक विश्वास है ना, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये आपको जो अष्टांगिक मार्ग हैं उसका उल्लेख कर देता था। साथ ही साथ दोस्तों जो है बुद्ध की जो निर्वाण प्राप्ति की थी उसको भी आपको इसमें ऐड कर देना, तो ये आपका पूरा नंबर मिल जाएगा दोस्तों इसमें, अगर आपने ऐसा किया होगा तो। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया? मध्यकालीन भारत में सूफी और राजयोग के बीच के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत में सूफी और राजयोग के बीच संबंध काफ़ी अच्छे थे। जो राजा थे वो अपने नाम के आगे किसी न किसी सूफी, किसी न किसी जो है संतों का नाम जोड़ लेते थे, जिससे जो है
उनकी जो है जनता में भागीदारी ज़्यादा हो जाए, उन्हें जनता ज़्यादा पसंद करे, ये इस चीज़ से आपको इसको पूरा सॉल्व करना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में अलवारों, नैनारों और राज्यों के बीच के संबंध की व्याख्या कीजिए। ठीक वैसे ही संबंध था, क्योंकि मध्यकालीन भारत में भी हमने देखा कि वहाँ पर जो अलवार और नैनार जो संत थे वो, और जो वहाँ के दक्षिण के राजा थे, वो अपने नाम के आगे किसी न किसी संत, किसी न किसी राजा का नाम, अपने किसी भगवान का नाम अपने आगे, नाम के आगे लगा देते थे। तो अलवार जो और नैनार, अलवार जो दोस्तों कौन थे, ये किसके उपासक थे, और नैनार दोस्तों किसके उपासक थे। अलवार विष्णु और नैनार शिव के उपासक थे। इसके बारे में हमको लिखना था पूरी तरीके से, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के अधिग्रहण के तमाम जो है बहुत अवध के अधिग्रहण, पता है कि जो तो जब लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिग्रहण किया गया कुशासन के आधार पर, तो वहाँ की जनता राजा को अपने ऐसे अलग नहीं होना देना चाहती थी। और अब जनता वहाँ लिखती कि जब राजा अवध से जा रहे थे, लोगों की प्राण जा रही थी, और जनता जो है राजा को उनके साथ साथ काफ़ी दूर तक चली गई। तो ये काफ़ी विरोध भरा निर्णय था, जिसमें जानबूझकर कुशासन का उपयोग करके, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अधिग्रहण किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। ये इसको पूरी आपको व्याख्या कर देनी थी। अगला है 1850 के दशक में सिपाहियों के अंग्रेजों अफसरों के साथ संबंध की व्याख्या कीजिए। तो 1850 दशक में सिपाहियों के अंग्रेजों अफसरों के साथ संबंध बहुत ही कह सकते हैं कि कूटनीतिपूर्ण थे, या उसमें आपको इसमें ऐड कर देना था कि जो भारतीय सिपाही थे, उनके जो अंग्रेज अफसर थे, उनके साथ उनका संबंध अच्छा नहीं होता था। जो अंग्रेज सिपाही थे, उनके साथ उनका संबंध अच्छा था। भारतीय सिपाही के साथ दोहरा बर्ताव किया जाता था, उन्हें अच्छे खाने नहीं दिए जाते थे, उन्हें उच्च पद प्रदान नहीं किया जाता था, और उन्हें के साथ अनेक प्रकार से भेदभाव किया जाता है। वो सारी चीज़ इसको अब इसको कर देना था दोस्तों, ठीक है। और ये जो है दोस्तों अगला है जो आपका ये प्रभावती गुप्त का 27वां है। इसमें भी क्या है दोस्तों, स्रोत आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। जो प्रभावती गुप्त संबंधी क्वेश्चन है, इसको भी सही तरीके से काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभावती ने अपने अभिलेख में किस बात का उल्लेख किया था। तो जो प्रभावती ने अपने अभिलेख में किस बात का उल्लेख किया है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे लिख लेनी थी। अग्रहार के लिए प्रभावती गुप्त द्वारा किन रियासतों का अग्रहार के लिए प्रभावती गुप्त द्वारा किन रियासतों का रियायतों का निर्देश दिया गया था। तो प्रभावती गुप्त क्या कहती हैं, वो किस किस रियायत की मांग करती हैं। वह कहती हैं कि खाद्य वृक्ष के उत्पादन कर से छूट प्रदान की जाए, खनिज पदार्थों के उत्पादन में छूट प्रदान की जाए, मदिरा और नमक खरीदने जो होते उनमें भी छूट प्रदान किया जाए। तो ऐसी इस अभिलेख में, इस प्रभावती के जो गुप्त अभिलेख था, उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो दागुन गांव में किस चीज़ का उत्पादन होता था। तो दोस्तों अब जो दागुन गांव था, उसमें क्या क्या उत्पादन होता था। खनिज पदार्थ और वृक्ष के उत्पादन देने से छूट थी। फल, दूध और का उत्पादन ज़्यादा, यहाँ पर कह सकते हैं कि सिंचाई की ज़्यादा होती थी, खेती ज़्यादा की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिख देना था दोस्तों, ठीक है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी जो है हौज जलाशयों का निर्माण किस प्रकार होता था। राजा कृष्णदेव राय संबंधित जो है एक स्रोत आधारित प्रश्न पूछा गया है कि दो पहाड़ियों मुख्य विवर पर जलाशय क्यों बनाए जाते थे। तो दोस्तों दो पहाड़ियों के मुख्य विवर जलाशय क्यों बनाए जाते हैं, इसका जो सबसे पहला कारण क्या है, जिससे क्या होता है, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी में आने वाला सारा जल वहाँ इकट्ठा हो सके, इसलिए वहाँ पर ये जलाशय बनाए जाते थे। जलाशयों के लिए पानी के स्रोत को उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों जलाशयों के लिए पानी का एकमात्र स्रोत क्या था, वो था दोस्तों पहाड़ी वाला इलाका जहाँ से पानी आता था, नदियाँ थी जिससे मात्र जलाशय में पानी जोड़ा जाता था। इसके अलावा इन जलाशयों से पानी के प्रमुख उपयोग क्या थे। तो दोस्तों पानी का जो प्रमुख उपयोग होता था जलाशयों का, सिंचाई के काम में उपयोग होता था इसका, ठीक है। अब सिंचाई, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की अगर बात किस जो रहा था, वो सिंचाई के कामों के लिए सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग किया जाता था, है ना। और जो क्योंकि विजयनगर समय जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा थी, उन जनसंख्या को पीने पानी की उपलब्धता हो सके और सिंचाई का काम सही प्रकार से किया जा सके, इसलिए पानी का उपयोग ये प्रमुख रूप से स्पष्ट किया जाता था। और जलाशय जो पानी इसी उपयोग में आता था दोस्तों। चरखा संबंधी जो क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी आधुनिक मशीनों के आलोचक क्यों थे। दोस्तों गांधी जी आधुनिक मशीनों का आलोचक इसलिए थे क्योंकि मशीनें थी जो उन्होंने आदमियों का जो काम उन्होंने संकुचित कर दिया था, आदमियों को बेरोजगार कर दिया था। इसलिए महात्मा गांधी किसके आलोचक थे, आधुनिक मशीनों का, क्योंकि मशीनों ने आदमियों को गुलाम बनाकर रख दिया था, श्रम से हटा दिया था, ठीक। इसलिए महात्मा गांधी जी मशीनों के घोर आलोचक थे। पहिया अपने आप में मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। गांधी जी के इस कथन की परख कीजिए। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि पहिया भी जो है वो मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि पहिया महात्मा जी हमेशा से ही किसके पर में, तो वो हमेशा स्वदेशी के ही पक्ष में थे।
चरखे में चूँकि पहिया लगा होता था उसको डलाया जाता, तो क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि जो पहिया है ये भी आधुनिकता और औद्योगिकरण का प्रतीक है, क्योंकि ये भी आसानी प्रदान करता है लोगों को रोज़गार देने में, बट ये जो है लोगों को रोज़गार को समाप्त नहीं करता है। चरखे के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो महात्मा गांधी हमेशा चरखे को ही महत्व देते थे, क्योंकि वो दोस्तों सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी किसकी हमेशा बात करते, वो बात करते हैं स्वदेशी की। और क्योंकि चरखे से लोगों को रोज़गार समाप्त नहीं होता है, चरखा लोगों को क्या करता है, वो रोज़गार प्रदान करता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसमें आप ये भी ऐड कर सकते थे कि सभी जो लोग हैं वो अपना काम गरीबों को पूरा, यानी चरखा तो क्या था, तो गरीबों को पूरा आमदनी प्रदान करता था और वो उन्हें स्वावलंबी बना सकता था। और इसलिए महात्मा गांधी हमेशा चरखे का जो है वो उनको महत्व देते थे। और वो मशीन का हमेशा विरोध किया करते थे, क्योंकि मशीन जो है वो मानव गुलाम बना रही है और मानव को श्रम करने से रोकती है, जिससे मानव जो हमेशा मशीनों से ही निर्भर रह गए। इससे हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार समाप्त हो जा रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। बाकी दोस्तों मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं आया था, इतना ही पेपर मुझे बच्चों ने भेजा था, तो वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।